उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद एक नया लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज का जो लेक्चर है हमारा वो है बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप सब लोगों के लिए बेहतरीन स्लाइड्स लेकर आया हूँ और इस स्लाइड्स के अंदर हम ईज़िली समझेंगे कि बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए जब हम समझते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेसिकली। एक होता है एलिमेंट्री कनाल, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैविटी भी बोलते हैं, और दूसरा उसको हम एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट था उसका एक्सेसरी ऑर्गन्स, यानी कि वो ऑर्गन जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन ऑफ फूड करने के लिए। अच्छा, हम जब देखते हैं ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर वो वेरी एडवांस है। तो उस एडवांस इसलिए क्योंकि उसके पास एक मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस है, ताकि वो जो फूड जो वो कंज्यूम करता है उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स ड्राइव कर सके। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्री कनाल के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं बेसिकली। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो आता है वो हमारे पास आता है ओरल कैविटी का। देन उसके बाद फायरनेक्स इज़ अ वेरी स्मॉल, तो उसके हम बारे में बस इसके कुछ नाम होते हैं जो हेल्प करता है फूड को ट्रांसमिट करने के अंदर, ठीक है, जस्ट फॉर अ वे जहाँ से फूड जाता है आगे। इसी तरीके से हम देखें कि ईसोफेगस आता है। अच्छा, अब ईसोफेगस का भी हम पर्टिकुलर की स्लाइड्स मेरे पास का स्ट्रक्चर समझेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास स्टमक आता है। स्टमक को भी हम पूरा इसी लेक्चर में समझेंगे। और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आज का इस पूरे चैप्टर में हम एलिमेंट्री कनाल को ही समझेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री कनाल इज़ अ ह्यूज टॉपिक। तो आज हम बेसिकली जो मेजर ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसको हम इसी लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि बेसिकली ओरल कैविटी में क्या होता है हमारे पास। जैसे कि मैंने बताया कि एलिमेंट्री कनाल हैव ओरल कैविटी, फायरनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास बेसिकली टंग आ जाती है, टूथ आ जाते हैं, सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। बेसिकली इसको हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स में भी लगाया, ठीक है। तो ये एक्सेसरी ऑर्गन्स में आ जाते हैं, इसलिए तो ये एलिमेंट्री कनाल में शामिल नहीं किए जाते। अगर हम ओरल कैविटी को देखते हैं तो ओरल कैविटी किन फंक्शंस में इन्वॉल्व होती है बेसिकली। ओरल कैविटी के लो या माउथ के लो, बात देखिए, इन्वॉल्व होती है मस्टिकेशन बेसिकली क्या है। मस्टिकेशन इज़ द मैकेनिकल ब्रेकडाउन। क्या है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड क्या कहलाता है। अब इस मैकेनिकल ब्रेकडाउन से क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मस्टिकेशन। ठीक है, इस टर्म को हमेशा आपने याद रखना है, मस्टिकेशन क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाय मस्टिकेशन हमेशा जो परफॉर्म की जाती है किससे की जाती है, टीथ से, दांतों से परफॉर्म की जाती है। अच्छा, अब जब हम ओरल कैविटी में बात करते हैं तो ओरल कैविटी का एक और फंक्शन होता है, वो क्या करता है, 3 से 5% जितनी भी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन माउथ। जो भी आप फूड खाते हैं उसकी जो डाइजेशन होती है वो हमारी माउथ के अंदर हो जाती है। कैसे हो जाती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि 2 एंजाइम की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सिलेवरी अमाइलेज होता है एक एंजाइम, जो क्या करता है, स्टार्च जो हम लोग जैसे कि अमाइलेज की हम बात कर लेते हैं, ये एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। ये बेसिकली करता ये है कि डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च करवाता है। स्टार्च जो हमारे फूड में आती है, हमारे पास वीट में भी स्टार्च होती है, राइस में भी स्टार्च होती है, ठीक है, इन सब फूड में हमारे पास स्टार्च होती है। इन 2 टाइप के फूड हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। हमारे जो रीजन इधर 2 टाइप के फूड काफ़ी खाए जाते हैं, तो इसलिए जो हमारे माउथ के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम सिलेवरी अमाइलेज कहते हैं, वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कराता है, क्योंकि बिकॉज स्टार्च इज़ इन कार्बोहाइड्रेट। स्लाइवा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिक्रीट होता है। किस क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, 1 to 1.5 पर लीटर, और ये रीएब्जॉर्ब होता रहता है डेली। क्या होता रहता है, रीएब्जॉर्ब होता रहता है डेली। तो
तो ये बात तो हमारी क्लियर हुई कि ओरल कैविटी का बेसिक फंक्शन था क्या। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसके अंदर हम समझेंगे बेसिकली फायरनेक्स क्या होता है। बेसिकली हम फायरनेक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी वो लायरनेक्स को कहते हैं। जो फायरनेक्स होता है ये एक वे होता है, जब हम पिछली स्लाइड में अगर हम इसकी इमेज को जूम कर सकते हैं तो आप इधर देख सकते हैं जो हमारे पास जो फायरनेक्स आ रहा है, सॉरी जो फायरनेक्स आ रहा है ये फायरनेक्स के इसी तरीके से 3 पार्ट्स होते हैं ऐसे। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं नेज़ोफायरनेक्स। मिडिल वाला पार्ट होता है इसको ओरोफायरनेक्स, और जो इसके नीचे वाला होता है जो लायरनेक्स से करीब होता है, ये लायरनेक्स है आपका, इसके जो करीब होता है इसको हम बोलते हैं लैरिंगोफायरनेक्स। ये 3 पार्ट होते हैं लायरनेक्स के, जस्ट वो ये हेल्प करते हैं फूड को ट्रांसमिट करने के लिए, किसके अंदर, फूड पाइप के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं सामने इसको हम फूड पाइप कहते हैं, और दूसरे अल्फाजों में हम इसे ईसोफेगस भी कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारी इसको जूम आउट कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो हमने इस फायरनेक्स को भी समझा, ओरल कैविटी को भी समझा। अब हमारा जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आता है बेसिकली, वो हमारे पास आता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बारे में लिखा है, ईसोफेगस इज अ ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम फायरनेक्स, जो एक्सटेंड करते कहाँ से, फायरनेक्स से, यानी कि यहाँ से। मैं आपको रीजन शो कर देता हूँ। बेसिकली मैंने आपके लिए डायग्राम्स बहुत इजी रखे ताकि आप इसको समझ सकें। ये पूरा यहाँ से कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम रेस कर देते हैं। जो कहाँ से अटैच हुआ होता है, स्टमक से अटैच हुआ होता है। इसकी जो लेंथ होती है पूरी की पूरी, ये जो लेंथ होती है इसकी, इस लेंथ को हम, ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है। इंटीरियर होता है किसके, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, वर्टिब्रेज होती हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम के क्या होता है, आगे होता है, ठीक है। और जो ट्रिकिया यानी कि विंड पाइप, जिसमें हमारी सांस, जिसको हम सांस की नाली बोलते हैं, उससे क्या होता है, बिल्कुल पीछे होता है। यानी कि समझ गए होंगे आप बात की, क्या बात मैं कर रहा हूँ। यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के आगे होता है, और विंड पाइप यानी कि ट्रिकिया के क्या होता है, पीछे होता है। जस्ट फॉर क्लियरेशन आई विल सेड, मैंने आपको बता दिया। अगर हम इधर कनेक्शंस की बात करते हैं, देखिए स्टमक के और ईसोफेगस के बीच में क्या आता है, एक कनेक्शन आता है। इस कनेक्शन को हम कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इधर हमारे पास एक हार्ट होता है, ये हार्ट के नियर होता है, इसलिए इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर मीन्स अ वेल्व, क्या, वेल्व, ठीक है, इस बात में आपने याद रखना है, यानी कि वेल्व का काम करता है। ये करता क्या है, जस्ट फॉर, अगर इसका हम फंक्शन की बात करते हैं एसोफेगस की, कन्वे फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक, यानी कि फूड को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, इसको ओरल कैविटी की तरफ। ये खास तरीके की मूवमेंट भी करता है एसोफेगस, जिसको इसके जो मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स, खास तरीके की मूवमेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, जिसमें क्या होता है, जो ये एसोफेगस होता है, इसके अंदर डिफरेंट जो फूड होता है इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है ताकि कहाँ जाए, स्टमक में सीधा जाए, ठीक है। ये सिंपल सी बात जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बतानी थी। डू नॉट सिक्रेट एनी एंजाइम, इस बात का हमेशा ख्याल रखना, एसोफेगस को एंजाइम सिक्रेट नहीं करता। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है वो फेल हो जाता है बंद होने से। स्फिंक्टर की मैं आपको आगे वाली डायग्राम में इमेज दिखाऊंगा, स्फिंक्टर किस तरीके से दिखता है। बेसिकली वो फेल हो जाता है बंद होने के अंदर, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। उस प्रॉब्लम को हम हार्ट बंद बोलते हैं, सीने के अंदर जलन बोलते हैं। तो वो क्यों हो जाती है, क्योंकि जो HCl हमारे स्टमक के अंदर होता है वो कहाँ पे आ जाता है, एसोफेगस के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जस्ट वो हमने एसोफेगस को भी पूरा समझा। ये आपके काम आएंगे इन स्लाइड्स के। मैं जितने भी PDF में आपको जो PDF स्पेशली इन स्लाइड्स का जो PDF है, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप बेफिक्र रहें, इस लेक्चर को अटेंड कीजिए बस। अगर हम स्टमक की बात करें, बेसिकली स्टमक इज़ लोकेटेड अपर पोर्शन, यानी कि कहाँ पे होता है, बेसिकली एक अपर पोर्शन की तरफ होता है, बस बिहाइंड द डायफ्राम, बस डायफ्राम के नीचे होता है। और कहाँ पर होता है, स्टमक, अपर साइड ऑफ स्टमक, एब्डोमिनल कैविटी के जो अपर साइड होती है उधर लोकेट करता है। जे शेप होता है जब भी खाली हो, ठीक है। स्टमक हैव 2 स्फिंक्टर, बेसिकली हमने स्फिंक्टर के बारे में आगे समझा कि स्फिंक्टर होता क्या है। स्फिंक्टर की 2 टाइप्स होती हैं। स्फिंक्टर को हम वाल्व कहते हैं, वाल्व की तरह परफॉर्म करता है,
तो दो तरीके की स्फिंक्टर होता है, एक होता है कार्डिक स्फिंक्टर, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है स्पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि अटैच हुआ हुआ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये आपने देख लेना है, ये आप इधर देख सकते हैं, ये मैंने इधर बताया हुआ है पाइलोरिक स्फिंक्टर, इधर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से मैं इसको एक अलग कलर से हाईलाइट करूँ ज़रा, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जो आपको वेल्व टाइप का दिख रहा है, इसको हम पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसी टाइप का एक और स्फिंक्टर होता है जो कहाँ पर लोकेट करता है, कार्डिक साइड पर, ठीक है। ये दो स्फिंक्टर होते हैं जो बड़ा ही अहम रोल अपना परफॉर्म करते हैं फॉर जब ये मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म कर लेता है स्टमक, जब स्टमक मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म कर लेता है, जो एक काइम यानी कि लिक्विड पेस्ट टाइप जो मटेरियल हमारे फूड का बनता है, उसकी जो परमिशन होती है निकलने की, वो कौन देता है? जाहिर सी बात है, जब वो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको कौन देगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर ही परमिशन देगा कि अब आप जा सकते हैं। जब पूरी मुकम्मल जो आपने फूड खाया है, जो भी आपने फूड लिया है, जब तक इसमें कन्वर्ट ना हो जाए पेस्ट फॉर्म के अंदर, तब तक वो क्या होता रहता है? मैकेनिकली डाइजेस्ट होता रहता है HCl के साथ मिलके, और केमिकली भी, ठीक है। इनके अंदर कुछ फोल्डिंग्स होती है जिनको हम रुके बोलते हैं। ये जब खाली होता है तो हम बोलते हैं कि जो स्टमक है वो सुकड़ जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। जब हम उसमें खाना खाते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्सपैंड, यानी कि भर जाता है और बड़ा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर फोल्डिंग्स होती है जिसको स्ट्रेच भी कर लेती हैं और एक्सपेल भी कर, और इसको एक्सटेंड भी कर देती हैं। सिंपल सी बात है, उनको हम रुगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुके। इधर देख भी सकते हैं आप। अब हमने स्फिंक्टर्स के बारे में समझा, तो अब हम देखते हैं कि स्टमक की वॉल बेसिकली 4 लेयर से बनी हुई है। अगर हम स्टमक की वॉल में से एक पार्ट यहाँ से काट के निकाल लें इसको, और निकाल के बड़ा करके चेक करें, तो किस तरह कौन कौन सी टाइप की लेयर्स मिलती हैं हमें? एक मिलती है सरोसा, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती हैं, सर्कुलर लेयर्स होती हैं, ऑब्लिक लेयर्स होती हैं, ऑब्लिक मसल लेयर्स होती हैं। ये सारी लेयर्स होती हैं किसके अंदर? मस्कुलरिस के अंदर। फिर हमारे पास आती है तीसरी लेयर जिसको हम सब म्यूकोसा और म्यूकोसा बोलते हैं। इन सारी लेयर्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, इसके फंक्शंस भी मैं बताऊंगा, बेसिकली इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे स्लाइड में कि देखते हैं कि इन रीजन्स में, इन लेयर्स में होता क्या है। बेसिकली ये रही हमारे पास स्टमक की लेयर्स, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास म्यूकोसा आ गई, फिर उसके बाद हमारे पास सब म्यूकोसा आ गई जो किसके बीच बीच में होती है, मस्कुलर, जो म्यूकोसा के बाद होती है। फिर उसके बाद मस्कुलरिस आ जाती है, फिर हमारे पास सिरोसा आ जाती है। सिरोसा वो होती है जो हमें बाहर से दिख रही होती है स्टमक के ऊपर। अब हमारी पीछे बैक स्लाइड पर हम वापस जाते हैं। अब हम समझेंगे इधर किसको समझेंगे कि इसमें होते हैं कोई, अब हम समझेंगे रीजन्स ऑफ स्टमक। स्टमक के कुछ रीजन्स होते हैं, मैंने इधर हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ताकि आपको डायग्राम में समझ में आ जाए। कार्डिक रीजन, ठीक है, फंडिक रीजन और पाइलोरिक रीजन, ये 3 रीजन होते हैं इसके अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है। अगर हम कार्डिक रीजन को देखते हैं, वो इंटीरियर ऑफ स्टमक होता है, यानी कि स्टमक के ऊपर होता है। ग्लैंड्स, इसके पास म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं विच ज्वाइंस विद द इसोफेगस थ्रू कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। जिसके थ्रू ज्वाइंट होता है ये रीजन, इसोफेगस के थ्रू, इसोफेगस से ज्वाइंट होता है थ्रू कार्डिक स्फिंक्टर। अब आते हैं हम फंडिक रीजन पे, जो सेंटर का रीजन होता है इसको हम बॉडी भी बोलते हैं। बेसिकली कर्व होती है बहुत, इसको हम ग्रेटर कर्वेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ग्रेटर कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस मेडल रीजन डेट कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस रीजन के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी समझेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं। फिर अब हम आते हैं पाइलोरिक रीजन पे। पाइलोरिक रीजन कहता है कि इट ओपन्स इनटू द डिडोनियम। ये जो डिडोनियम है, डिडोनियम इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे कनेक्ट हुआ होता है किससे? पाइलोरिक रीजन से। लोकेट नियर द पाइलोरिक स्फिंक्टर, कहाँ पे होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर के करीब होता है ये एरिया। ये जितना भी एरिया है, ये कौन सा एरिया कहलाता है? पाइलोरिक एरिया कहलाता है, ठीक है। एक्ट एज वेल्व, क्या करता है? एक्ट एज वेल्व करता है और सर्व एज अ हेल्पिंग इन रिटेनिंग फूड फॉर 4 आवर, यानी कि अनटिल जब तक फूड डाइजेस्ट न जाए तो फूड को किस में रखता है? स्टमक के अंदर रखता है तकरीबन 4 घंटे के लिए, यानी कि 4 आवर्स के लिए। अब हम इधर समझते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है। बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कितने टाइप के सेल होते हैं।
इधर मैंने प्रॉपर एक इमेज रखी है। जब हम एक प्रॉपर क्यूबिक शेप ऑफ स्टमक के अगर हम हिस्टोलॉजी चेक करें, यानी कि टिश्यू लेवल पे जब हम चेक करते हैं स्टमक को, तो हमें कुछ इस टाइप की एक इमेज मिलती है। अगर हम स्टमक को देखते हैं कि स्टमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन गैस्ट्रिक सिक्रेशन। अब गैस्ट्रिक सिक्रेशन होती है गैस्ट्रिक, अब मैं बताता हूँ कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या होती है। जब हम देखते हैं, मैंने बताया कि जो फोल्ड्स होते हैं मसल्स के अंदर और स्टमक के अंदर, उनको हम रुगे बोलते हैं। रुगे के अंदर कुछ एक पिट्स कायम हो जाती है, उन पिट्स को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? गैस्ट्रिक पिट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? गैस्ट्रिक पिट्स बोल देते हैं, ठीक है। इनमें से ही क्या होता है, जब ये सेल्स इधर आपको अलग अलग कलर में दिख रहे हैं, जब ये अपनी सिक्रेशन करते हैं, तो इन्हीं रुगे में से क्या बाहर आ जाती है, इनकी सिक्रेशन बाहर आ जाती है और वो फिर इन्वॉल्व हो जाती है आपके फूड के साथ, फिर वो आपके फूड को डाइजेस्ट करती है। तब हम वापस हमारे सरफेस म्यूकस सेल्स की तरफ आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की तरफ। तो पहला जो सेल होता है हमारे पास वो होता है सरफेस म्यूकस सेल्स विच प्रोड्यूस म्यूकस। ये म्यूकस क्या करती है, म्यूकस जो इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ ऑर्गन्स होती हैं उसको लुब्रिकेट करती है, जो प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग को, किससे? HCl से प्रोटेक्ट करती है और पैक्सिन से भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरे टाइप का सेल होता है उसको हम ऑन्जेंटिक सेल बोलते हैं, विच प्रोड्यूस HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करती है, कौन प्रोड्यूस करता है? पैराइटल सेल्स। पैराइटल इंट्रिंसिक फैक्टर्स करता है और प्रोड्यूस होते हैं, और HCl प्रोड्यूस होता है बाय द सेल ऑफ पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर हम किसी सेल की बात करें, तीसरे सेल्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेल। ये भी एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं स्टमक के अंदर, इसको हम पैप्सिनोजिन बोलते हैं, ठीक है। और जो चौथा सेल होता है जिसको हम फोर्थ सेल बोलते हैं, वो होता है हमारे पास एंडोक्राइन सेल, विच प्रोड्यूस एंड सिक्रेट द हार्मोन इनटू द ब्लड। क्या करते हैं वो? ब्लड के अंदर क्या रिलीज़ करते हैं? एक हार्मोन होता है जिसको हम गैस्ट्रिन बोलते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके के टाइप्स के सेल्स थे, इनके हमने सिक्रेशंस को पढ़ा। अब हम इनके फंक्शंस को हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो एक अलग से ही टॉपिक है जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि बेसिकली इन सेल के जो केमिकल वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर। अगर हम देखते हैं सिक्रेशन ऑफ ऑल सेल, जो सिक्रेशन ऑफ इन ऑल सेल जो होती है उसको हम मिलाएं तो वो क्या बनाती है? गैस्ट्रिक जूस बनाती है। क्या बनाती है? गैस्ट्रिक जूस बनाती है। तो इस बात का भी हमने समझा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, सरफेस म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स जिनको हम ऑन्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल सेल और एंडोक्राइन सेल्स विच सिक्रेट्स अ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, वो इन्वॉल्व होता है फूड डाइजेशन के अंदर। किसके अंदर? फूड डाइजेशन के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इंटेस्टाइन को बेसिकली। अब हम आपको वापस बैक स्लाइड पे लेके जाते हैं कि अभी हमने क्या क्या समझा। हम समझ चुके हैं बेसिकली फाइनेक्स को, इसोफेगस को, स्टमक को, और अब हम समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। बेसिकली ये हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जितना भी काम था जो ये ऊपर तक हो सकता था वो सारा हो चुका है। जैसे कि अगर हम इस स्लाइड में बात करते हैं कि जो भी, जैसे कि पहले मस्टिकेशन हुई, क्या हुई? मस्टिकेशन हुई। मस्टिकेशन के बाद फूड यहाँ पे गया, ठीक है। जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे उसकी केमिकल डाइजेशन हो गई। अब जब स्टमक में जो फूड होता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। किस में हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उस लिक्विड फॉर्म की वजह से क्या होता है कि हम सिक्रीट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि फिर से हमारा वाटर लॉस हो जाएगा, और आपको पता है कि हमारी बॉडी वाटर को लॉस नहीं कर सकती। तो इस वजह से वो क्या होता है, वो फूड आता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर उधर उसकी क्या शुरू होती है? एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। अलग अलग तरीके के जितने भी केमिकल्स की जो अलग अलग जितने भी न्यूट्रिएंट जो बॉडी रिक्वायर्ड करती है, फिर उसको एब्जॉर्ब करती है बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइन। हम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को दोनों पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मुझे रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि आप अगले लेक्चर्स का ज़रूर लेकर आएँ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा अगर आपको पसंद आया तो। तब हम वापस चलते हैं, इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर समझते हैं कि इंटेस्टाइन का बेसिकली स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर हम इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंटेस्टाइन के पास 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास जो पार्ट होता है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और दूसरे पार्ट को हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन
इसको अगर हम देखें तो उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो अबाउट 6 मीटर होती है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर वो वाइड होती है, यानी कि एक इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसका जो डायमीटर कितना है वो है 2.5 है उसका डायमीटर, ठीक है। थोड़ी बड़ी सही नहीं बनी इमेज, थोड़ी सी हम अच्छी बनाते हैं, जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन है, इसको हम थोड़ा सा रोल कर देते हैं। इसका जो डायमीटर है ये कितना होगा, 25 हो, ठीक है, और ये 6 मीटर क्या होगी, लॉन्ग होगी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। मोस्ट कॉइल होती है, ठीक है, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। इसकी भी 3 डिविजन्स होती है, जिसको हम डिडोनियम, जिजोनियम, इलियम पढ़ते हैं। इसको भी अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको ही पढ़ते हैं कि क्या होती है। डिडोनियम क्या होती है, बेसिकली डिडोनियम ज्वाइंट होती है डायरेक्टली किससे, यहाँ पे इसका लगा हुआ होता है स्टमक, क्या लगा हुआ होता है, स्टमक से ज्वाइंट हुई थी। डिडोनियम शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, तकरीबन 30 सेंटीमीटर लोग होता है, और पैरेलल होता है किसके, स्टमक के। ज्वाइंट भी किससे हुआ होता है, स्टमक के। देन जिजेनियम होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, और कम जो डाइजेशन जो होती है स्पेशली, जिसको हम एब्सॉर्प्शन ऑफ वो काइम बोलते हैं। काइम इज़ द लिक्विड पेस्ट विच सिक्रेटेड बाय योर स्टमक, जिसको जो एब्जॉर्ब करती है वो कौन करती है, जिजोनियम, विच इज़ द लास्ट पार्ट, तकरीबन वो होता है लास्ट पार्ट विच इज़ नॉट अ लार्ज, मेरे ख्याल से वो तकरीबन होता है 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है, 2.4 मीटर लॉन्ग होता है, जिसमें जो डाइजेशन जो होती है कंप्लीट वो इसी पार्ट में ही होती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है वो होता है हमारे पास इलियम। इलियम तकरीबन 3.6 मीटर लॉन्ग होता है, ये आप देख सकते हैं रेड कलर के अंदर, ये इलियम है। विद जॉइंट्स विद लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम एंड, और वो एंड में किससे जुड़ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को भी देखा कि क्या होता है, और फंक्शंस तो हम देख ही चुके हैं। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ योर मटेरियल करवाते हैं। तो अब हम जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को समझते हैं। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है। आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना होता है, 6.5 सेंटीमीटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर। इसको डिवाइड किया जाता है बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर, जिसको हम शॉर्ट सीकम बोलते हैं, लॉन्ग सीकम बोलते हैं और रेक्टम बोलते हैं। इसकी इमेज मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके से होते हैं। अगर हम कोलोन की भी बात करते हैं, कोलोन विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसको भी 3 हिस्सों में, वो भी उसके भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। इन नाम्स को आपने हमेशा याद रखना है। ये आपके पास बोर्ड्स एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं, कि बोल सकता है कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द वो आपसे पूछ सकते हैं ड्रॉ द इमेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब वो आप कैसे बनाएंगे, आपको इमेजेस भी बनानी आनी चाहिए अगर आपको बायोलॉजी पसंद है मेरी तरह तो, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं, हम स्ट्रक्चर समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ कहती है कि देखिए ये ट्रांसवर्स है, ठीक है, इस तरफ जो जाएगी वो ट्रांसवर्स होगी, ठीक है, और जो यूँ यानी कि नीचे से जो ऊपर जा रही है उसको हम असेंडिंग बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे आ रही है उसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं। देन हमारे पास क्या आता है, रेक्टम आ जाता है, और देख रहे हैं आप रेक्टम। और हमने इधर लिखा हुआ था जो एक ये इधर होता है ना, इधर हमारे पास एक होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। इस वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ये ऑर्गन यूज़ नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है, हर्बीवोर्स के अंदर। यानी कि हर्बीवोर्स कौन, जो घास फूस खाते हैं, यानी कि गाय बकरी वगैरह, ये हर्बीवोर्स हो गए। इनके लिए अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है प्लांट के पास सेलुलोस होता है, और सेलुलोस एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अपेंडिक्स के पास कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्प करते हैं क्या, डाइजेशन ऑफ सेलुलोस। सेलुलोस की क्या करवाते हैं, सेलुलोस की क्या करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। तो इसलिए हर्बीवोर्स के अंदर अपेंडिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास MCQs भी आ सकता है, वाई द अपेंडिक्स इज़ नेसेसरी इन हर्बीवोर। तो आप बता सकते हैं क्योंकि सेलुलोज की डाइजेशन करवानी होती है, और हर्बीवोर के पास सेलुलोज का डाइजेस्ट करने का एंजाइम अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से सर्टेन बैक्टीरिया जो अपेंडिक्स के अंदर होते हैं वो एक्ट करते हैं एंजाइम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि सेलुलोज की क्या करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स को ये मेरा लेक्चर यहाँ तक पसंद आया तो काइंडली आप मेरे साथ बने रहिएगा हमेशा हर लेक्चर के अंदर। तो मैं आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आता रहूँगा। और एक और बात ख़ास ख्याल रखें, इसका मैं PDF जो भी है वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ और हमारे चैनल बायोलॉजी के साथ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।